Hello everyone, this is Archie Verma and this is part 5 of the chapter Chemical Coordination and Integration, and in this video we are going to talk about the adrenal gland. But before starting the video मैंने अपना टेलीग्राम चैनल ओपन किया है और उसमें मैं सारे के सारे डाउट्स कम्प्लीटली फ्री में डिस्कस कर रही हूँ। एड्रिनल ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो कि हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमारी दो किडनीज हैं तो दोनों किडनीज के ऊपर एक एक होगी, यानी कि एक पेयर एड्रिनल ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। एड्रिनल ग्लैंड जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड है। एक होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक होता है एड्रिनल मेडुला। जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। अब ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ये फर्दर इसकी 3 लेयर्स होती हैं, है ना। एड्रिनल मेडुला बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है, लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स अच्छा खासा है और वो 3 हिस्सों में या फिर 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड होता है। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। जो भी हमारा ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ये डायरेक्टली पिट्यूटरी के अंडर काम करता है। पहले हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो CRH रिलीज़ करेगा, पिट्यूटरी से ACTH रिलीज़ होगा। ये ACTH जो है वो जाकर के कॉर्टेक्स पे काम करेगा और यहाँ से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं, यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं उनको हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक लेयर की और उनकी जो हार्मोन्स हैं उनकी। हमारी जो एड्रिनल कॉर्टेक्स की सबसे बाहर वाली लेयर है यानी कि जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा से हमारा एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें नाम के अंदर ही मिनरल आ रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसा कॉर्टिकॉइड हार्मोन है जो कि मिनरल से डील करता है। मिनरल से डील करने का मतलब क्या है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ भी कहो ये रास सिस्टम से एसोसिएटेड होता है। रास सिस्टम जो कि हमारी किडनी में चलता है, जो हमारे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेटस है वहाँ से रेनिन निकलता है और उसके साथ में बहुत बड़ा एक पाथवे होता है जिसके अंदर लास्ट में जाकर के एल्डोस्टेरोन को एक्टिव किया जाता है। और एल्डोस्टेरोन एक्टिव होते ही क्या करता है, उसका मेन काम क्या होता है कि उसको मिनरल्स के साथ में काम करना है। मिनरल्स में से वो जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन को हमारी किडनी से, जो बेसिकली नेफ्रॉन्स हैं उनमें से सोडियम आयन को पकड़ के खींचता है हमारी बॉडी के अंदर। और के पॉजिटिव आयन यानी कि पोटेशियम आयन्स और जो कैल्शियम आयन्स हैं उनको हमारी जो यूरिन है उसमें रिलीज़ कराने में मदद करता है। बेसिकली ये क्या करता है, ये पानी के लेवल को हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करने का काम करता है, BP को मेंटेन करने का काम करता है, जो सोडियम का लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करता है, और के पॉजिटिव को और Ca2 पॉजिटिव यानी कि जो कैल्शियम आयन्स हैं और जो पोटेशियम आयन्स हैं उनको हमारी बॉडी से रिलीज आउट करने में मदद करता है, ताकि हमारे जो बॉडी के अंदर जो आयनिक बैलेंस है वो मेंटेन रहे, ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो अच्छे से मेंटेन रहे हमारी बॉडी के अंदर, और जो हमारी बॉडी में वाटर का कंटेंट है वो भी अच्छे से रहे। ठीक है, BP है जो है वो भी अच्छे से मेंटेन रहे। तो इन सब चीज़ों में एसोसिएटेड होता है हमारा जोना ग्लोमेरुलोसा का जो आउटर लेयर है उसका एक कॉर्टिकॉइड जिसका नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड में से एल्डोस्टेरोन। ठीक, तो इतना सब काम करता है हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब बात करते हैं सेकंड नंबर के कॉर्टिकॉइड की, यानी कि जोना फैसिकुलेटा के द्वारा रिलीज करा हुआ हार्मोन जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, यानी कि जैसे मैंने बताया एक ऐसा कॉर्टिकॉइड हार्मोन है जो कि ग्लूकोज से एसोसिएटेड है। ये क्या करता है, इसको तब रिलीज़ किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर जब हमारी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो या फिर कोई भी ट्रॉमा रिलेटेड सिचुएशन हो। जब भी हमारी बॉडी के अंदर या फिर हमें कभी भी कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि हमारी बॉडी सोचती है कि बस अभी इस सिचुएशन को मुझे सर्वाइव करना है। जैसे कि हम कभी फास्टिंग करते हैं तब, ठीक है, तो हमारी बॉडी में कुछ भी खाना पीना नहीं गया है तो उस कंडीशन में भी कॉर्टिसोल रिलीज होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हमारी बॉडी सोचती है कि अभी मुझे बस इस सिचुएशन को कोप अप करना है, मुझे अभी इस सिचुएशन से डील करनी है। तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी क्या करती है कि जहाँ पर भी उसको एनर्जी देनी चाहिए थी, जैसे कि अब हम नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो इम्यून सिस्टम पे भी जाती है, वो एनर्जी हमारी ब्रेन में भी जाती है ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर भी जाती है, वो इक्वली डिवाइड होती है एनर्जी। लेकिन ऐसी सिचुएशन जिसमें कि हमारी बॉडी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर है, जब वो ट्रॉमा फेस कर रही है किसी भी तरीके का, तब उस कंडीशन में क्या होता है कि कॉर्टिसोल क्या करता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। अब वो ग्लूकोज का उसको क्या करना है कि ग्लूकोज उसको कुछ भी करके चाहिए, यानी कि वो लाइपोलाइसिस करता है, वो प्रोटियोलाइसिस करता है, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, यानी कि किसी भी सोर्स को लेकर के वो उसको बस ग्लूकोज चाहिए, उसको बस चाहिए कि उसके जो ब्लड वेसल है उनमें कंप्लीटली बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर अच्छा खासा अमाउंट में ग्लूकोज हो, उसको बस इतना चाहिए। ठीक है, वो अलग जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी है उसमें प्रमोट करता है। मतलब उसका मेन मोटिव क्या है कि जहाँ पे भी एनर्जी जा रही है ना वहाँ से सिर्फ एनर्जी वहीं जानी चाहिए जहाँ पे हमारे सर्वाइवल की चांस, मतलब लाइक सर्वाइवल
की इंपॉर्टेंस है। जैसे कि अगर हमने ऑक्सीजन में से एनर्जी हटा दी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है बॉडी में, हम पहले ही मर जाएंगे, ठीक है। तो वो ऐसी ऐसी जगहों पर एनर्जी देता है सिर्फ और सिर्फ कॉर्टिसोल, या फिर वहीं पे मेंटेन करवाता है एनर्जी को देना जहाँ पे नीडेड है, बहुत ज़्यादा नीडेड है, और जो कि इस सिचुएशन को कोप अप करने में मदद करेगी हमें, ठीक है। जैसे हमारे ब्रेन के पास जाना, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करना, ठीक है। वो इस तरीके से इन सब सिस्टम्स के अंदर, जैसे हमारे किडनी के फंक्शंस को मेंटेन करना, जैसे कि बेसिकली क्या होता है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आप क्या करोगे, आपका जो बीपी है वो मेंटेन हो जाएगा। तो बीपी मेंटेन होगा तो अपने आप ही जो किडनी फंक्शंस है उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोल चलाई जाएगा। तो इस तरीके से जो ये कॉर्टिसोल है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। कॉर्टिसोल को बस इतना चाहिए कि कुछ भी करके उसकी बॉडी, मतलब यानी कि इंसान की बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसमें ग्लूकोज का लेवल अच्छा खासा होना चाहिए। कोई भी सेल अपने इस ग्लूकोज को चेंज करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ना करे, है ना, फैट के अंदर कन्वर्ट ना करे। उसको बस चाहिए कि ग्लूकोज जो है वो जो ब्लड वेसल्स है उसमें बहे, इतना चाहिए उसको। और साथ ही साथ में ये जो जहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे अपनी एनर्जी देना प्रेफर करता है। बाकी अलग अलग जगह, जैसे कि इम्यून सिस्टम, अगर हम इम्यून सिस्टम को जैसे लेट से बंद भी कर दें तो इतना ज़्यादा कुछ चीज़ होगी नहीं, ठीक है। तो वो थोड़ी बहुत एनर्जी कंजर्व करने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, वो जो जैसे WBC हमारी, देखो ऑब्वियसली बात है, इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उस स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए उसको उसे लाइक कॉर्टिसोल को लगता है कि अभी मुझे ये जो सिचुएशन है उसको कोप अप करना है, और उस सिचुएशन को कोप अप करने के लिए उसको लगता है कि अभी इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कम चले तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस जस्ट इन से कि उसको अभी इस सिचुएशन को लाइक कोप अप करना है, इस वजह से बस ये अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस कर देता है, जिसमें कि जो उसकी WBCs होती हैं वो इधर उधर बहती नहीं है, ठीक है, फैगोसाइटोसिस नहीं करती। इस तरीके से चीज़ें जो हैं थोड़ा सा इम्यून सिस्टम जो है वो हल्का सा सप्रेस कर दिया जाता है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको थोड़ा सप्रेस किया जाता है, बाकी और कुछ चीज़ अलग नहीं होती है यहाँ पे। और एक और चीज़, हमारी जो कॉर्टिसोल है वो हमारे RBC प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। RBC प्रोडक्शन के लिए हमारे पास कुछ 4 हार्मोन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपका याद रखने चाहिए। एक कॉर्टिसोल हो गया, एक होता है एरिथ्रोपोइटिन, तीसरा होता है थायराइड हार्मोन यानी कि जो T3T4 है। थायराइड हार्मोन अलग से कुछ नहीं होता, लेकिन थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं यानी कि T3T4 वो। उसके बाद में हमारे पास जो टेस्टोस्टेरोन है, यानी कि ये 4 हार्मोन्स जो हैं, कॉर्टिसोल, T3T4, उसके साथ साथ में हमारा टेस्टोस्टेरोन, उसके साथ में हमारा एरिथ्रोपोइटिन, ये 4 ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि RBC प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब बात करते हैं अबाउट द थर्ड लेयर ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स, जिसका नाम होता है जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। जोना रेटिकुलरिस क्या करती है, वो एक मेन प्रिकर्सर रिलीज करती है, DHEA, जो कि NCERT में नहीं मेंशन है तो आपको याद नहीं करना, बट बस मैं समझाने के लिए बता देती हूँ। तो ये DHEA रिलीज होता है, सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन्स, ठीक है। एंड्रोजन्स एक बड़ी कैटेगरी, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन आता है, या फिर एस्ट्रोजन को रिलीज करा सकता है। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जैसे कि अगर कोई फीमेल है, ठीक है, उसके अंदर मेनोपॉज हो चुका है, लेकिन उसकी बोन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए एस्ट्रोजन की नीड है, तो कहीं ना कहीं ये जो रेटिकुलरिस है वो एस्ट्रोजन को फॉर्मेशन करना फेवर करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट वो फेवर कर सकता है। इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। अब ये बात करते हैं कि जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से एसोसिएटेड जो डिसीज़ हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो एक डिसीज़ है एडिसन डिसीज़, होता था कशिंग सिंड्रोम भी है, ठीक है, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ NCERT पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आता है एडिसन डिसीज़। एडिसन डिसीज़ में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो ये कॉर्टिकॉइड्स हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, चाहे वो एल्डोस्टेरोन हो, चाहे वो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हो, चाहे वो लाइक रेटिकुलरिस से फैसिकुलेटर से निकलने वाला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में से हमारा कॉर्टिसोल हो, ये सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं, यानी कि कंप्लीटली एड्रेनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो क्या है ना, इस केस के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है, जैसे कि मैंने बताया कि कॉर्टिसोल जो होता है वो ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर, तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म के साथ में और लाइक जो सोडियम पॉजिटिव आयंस है या फिर K पॉजिटिव आयंस है, इन सब चीज़ों के साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, ठीक है। यानी कि आयन बैलेंस खराब हो जाता है, BP थोड़ा गड़बड़ाने लगता है, साथ साथ में जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ होने लगता है। तो इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं, बंदे को वीकनेस फील होती है बिकॉज ब्लड के अंदर इनफ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज नहीं है, ठीक है, फैटीग फील होने लगता है। इस तरीके से जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं एडिसन डिसीज़ के अंदर, जिसमें कि जो एड्रेनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, उनका जो सिक्रीशन होता है वो अंडर प्रोडक्शन में आ जाता है, सिक्रीशन कम हो जाता है इन हार्मोन्स का। अब बात करते हैं अबाउट द एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला 2 हार्मोन्स रिलीज करती है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, या फिर जिसको हम बोलते हैं एड्रेनलिन और
नॉर एड्रेनलिन। ये दोनों हार्मोन्स जो है ना, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये दोनों एंटागोनिस्टिक जैसे साउंड करते हैं लेकिन एंटागोनिस्टिक नहीं होते, यानी कि ये सेम ही काम कर रहे होते हैं, ये सेम ही काम करते हैं, नियरली सेम काम करते हैं। जैसे हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन था कॉर्टिसोल, जो कि ट्रॉमा के टाइम पे निकलता था, स्ट्रेस के टाइम पे निकलता, वैसे ये जो हार्मोन्स हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये एक ऐसी सिचुएशन में निकलते हैं जहाँ पे इमरजेंसी है। जैसे मान लो जैसे किसी ने हमारे सामने अचानक से सांप आ जाए, तो एकदम हमारी क्या होता है ना कि एकदम हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है, हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। ये एक तरीके से यू कैन से कि इस तरीके से काम जो है हमारा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन करता है। उसके साथ साथ में ये जो हार्मोन्स हैं, ये जैसे मैंने बताया कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स होते हैं उनको आप बोलते हो कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, लेकिन जो हमारे एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स होते हैं उनको आप बोलते हो कैटेकोलामीन्स, ठीक। तो ये जो कैटेकोलामीन्स हैं यानी कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये दोनों स्ट्रेस सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में निकलते हैं और इनको इस वजह से ही इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं और हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट भी बोलते हैं। उसके साथ साथ में ये जो हार्मोन्स है ये करते क्या है एग्जैक्टली, जैसे मैंने बताया कि हार्ट बीटिंग बढ़ा देंगे एंड इस तरीके से चीज़ें कर देंगे, लेकिन साथ साथ में क्या करते हैं, ये एक इंसान के अंदर जो अलर्टनेस है उसको इंक्रीज कर देते हैं, बिकॉज हमें पता है कि ये स्ट्रेस सिचुएशन है, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, ये अलर्टनेस इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। प्यूपिल डायलेशन कर देते हैं। प्यूपिल डायलेशन का मतलब क्या होता है, प्यूपिल जो हमारी आंखों में होता है उसको उसका साइज जो है उसको डायलेट कर देते हैं, ताकि हमारे अंदर जो अच्छी अमाउंट ऑफ लाइट है हमारे सराउंडिंग से अंदर, हमारे आंखों के अंदर आए और हम चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके फिर उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करें इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है, हम अपने आप को बचा पाएँ। उसके साथ साथ में ये क्या करता है, ये पायलोरेक्शन करता है, यानी कि जो हमारे हाथ में गूज़बम्स होते हैं उसके लिए होता है, उसके लिए काम करता है, स्वेटिंग करने लगता है, ठीक है। साथ साथ में जैसे मैंने बताया था कि ये जो हार्मोन है वो भी स्ट्रेस में और इमरजेंसी सिचुएशन में निकलता है, तो काफ़ी हद तक ये भी क्या करता है, इसको भी ये होता है कि इसको भी अपनी जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल हाई चाहिए, तो क्या करता है, ये ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी में पहले से बना होता है ना उसको तोड़ता है और ग्लूकोज बनाता है, बस इतना काम करता है। और साथ साथ में वही अगेन लाइपोलाइसिस करेगा एंड प्रोटीलाइसिस करेगा, वही सेम काम है। यू कैन से कि बहुत ना नियरली सेम काम होते हैं एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और कॉर्टिसोल के, ठीक है। वो एक स्ट्रेस हार्मोन है, ये भी एक इमरजेंसी हार्मोन है। दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर से साउंड करते हैं कि ऐसी जगह पे एनर्जी नहीं जाने देते हैं जहाँ पे लाइक अभी सर्वाइवल के लिए क्वेश्चन ना उठ रहा हो, ठीक है, ये वहाँ ज़्यादा एनर्जी देने की कोशिश करते हैं। ये लोग ऐसी जगह ज़्यादा एनर्जी देने की कोशिश करते हैं जहाँ पे सर्वाइवल के लिए हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों काफ़ी हद तक, यानी कि ये जो एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है और जो कॉर्टिसोल है काफ़ी हद तक सिमिलर है, बट यही डिफरेंस है कि कॉर्टिसोल जो है वो हमारी कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है और जो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन है वो हमारे मेडुला से रिलीज़ होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि हमने पढ़ा है अबाउट द रेटिकुलरिस वाला पार्ट, तो वो रेटिकुलरिस क्या करता है, वो सेक्स हार्मोन्स रिलीज़ करता है। तो यहाँ पे जो भी हमारे एक्सियल हेयर होते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं, फेशियल हेयर होते हैं, जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे आते हैं या फिर प्यूबर्टी से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं, वो हमारा जो रेटिकुलरिस में जो सेक्स हार्मोन्स निकल रहे हैं वो काफ़ी हद तक उसे एसोसिएटेड होते हैं, काफ़ी हद तक उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।